नमस्कार, सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर और करते हैं उनका सटीक एनालिसिस। तो कौन सी है आज की अहम खबर, डालेंगे एक नजर। तो देखिए, पहले बात करेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग रोक दी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने तलब किया है। वहीं अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए अब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जिनेवा में नीलाम होगा भारत का गोलकोंडा ब्लू हीरा। इसके बाद बात करेंगे, अब 1 मई को रिलीज होगी फिल्म द भूतनी। इसके बाद शेयर बाजार में तेजी पर भी बात करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर अब कलश स्थापित हो गया है। इसके आगे बढ़ के बात करेंगे, मध्य प्रदेश में हीट वेव यानी लू का प्रकोप अब शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये कुछ अहम खबर है। बढ़ेंगे हमारी पहली खबर की ओर। तो देखिए, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की करीब 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी है। यह कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि हार्वर्ड ने व्हाइट हाउस की उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया जिनका मकसद कैंपस में यहूदी विरोधी गतिविधियों पर सख्ती करना था। ट्रंप प्रशासन ने 3 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के सामने मांग रखी थी कि यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस, एडमिशन और हायरिंग प्रोसेस पर सरकार को नियंत्रण दिया जाए, इनमें बड़ा बदलाव किया जाए। इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफिस बंद करने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की जांच में इमिग्रेशन अफसरों की मदद करने की मांग भी रखी गई थी। हार्वर्ड ने इन मांगों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद सोमवार रात को ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड को बताया कि उसकी $2 अरब से ज्यादा की फेडरल फंडिंग रोकी जा रही है। अमेरिकी शिक्षा विभाग ने एक बयान में कहा है कि हार्वर्ड का बयान उस चिंताजनक मानसिकता की झलक है जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में दिखती है। बीते साल गाजा में युद्ध और इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन के खिलाफ अमेरिकी कॉलेजों में प्रदर्शन हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रमुख विश्वविद्यालयों पर इन प्रदर्शनों के दौरान यहूदी छात्रों की हिफाजत करने में विफल रहने का आरोप लगाया। बता दें कि यह अमेरिका का पहला बड़ा विश्वविद्यालय है जिसने ट्रंप की नीतियों में बदलाव के दबाव को नकारा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज 15 अप्रैल को पैदल ही प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। दरअसल ईडी के जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर पेश नहीं हुए थे। हालांकि ईडी ऑफिस जाते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही है। जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। केस में कुछ है ही नहीं। मैंने 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। इस केस में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। उन पर मुख्यमंत्री रहते हुए वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाने का आरोप लगा है। फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से करीब 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने लाइसेंस भी दे दिया था। वहीं कॉलोनी बनाने की जगह स्काईलाइट कंपनी ने इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी, जिससे वाड्रा को लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने इसी पर अब तलब किया है। तो देखिए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही, क्योंकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को अब ईडी ने तलब किया है। 15 अप्रैल को पैदल ही रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गए, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ भी हुई।
आपको बता दें, ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था, जिसके बाद वो ईडी ऑफिस पहुंचे। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर पेश नहीं हुए थे। हालांकि ईडी ऑफिस जाते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही है। जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। केस में कुछ है ही नहीं। मैंने 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। इस केस में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। उन पर मुख्यमंत्री रहते हुए वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाने का आरोप लगा है। फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने करीब ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार ने लाइसेंस भी दे दिया। वहीं कॉलोनी बनाने की जगह स्काईलाइट कंपनी ने इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी, जिससे वाड्रा को लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इसी पर और इसी घोटाले की बात कहकर जांच के लिए अब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने तलब किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपये रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज़्यादा बैंकों में किया जा सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। यात्रा 2 रूट, पहला है पहलगाम और दूसरा है बालटाल रूटों से होगी। इस बार यात्रा पर लगभग 6 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं। 5 मार्च को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा की थी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर करने के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। श्राइन बोर्ड ने ई-केवाईसी, आरफिड कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रा ज्यादा सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। वहीं बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए इसी के साथ रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गए हैं। देखिए, अमरनाथ की यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छी खबर है। आज से वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और देश के करीब 600 बैंकों में इसकी जो सुविधा है वो दी गई है। बैंक में जाकर जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 220 रुपये इस रजिस्ट्रेशन का शुल्क भी निर्धारित किया गया है और इसको लेकर जो अमरनाथ यात्रा बोर्ड है, श्राइन बोर्ड, उसने तमाम व्यवस्थाएं भी की हुई हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी उत्साह है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार यात्रा में ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। लगभग 6 लाख श्रद्धालुओं के आने का जो आंकड़ा है वो जताया जा रहा है। 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार यात्रा में आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा भी की थी, तारीखों का उन्होंने ऐलान किया था। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में ये फैसला हुआ है कि किस तरह से यात्री जो इस यात्रा पर पहुंचेंगे, श्रद्धालु जो पहुंचेंगे, उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा सके ताकि उन्हें यात्रा के दौरान कोई बड़ी समस्या ना हो। आगे बढ़ेंगे। भारत की शाही विरासत से जुड़ा हीरा गोलकोंडा ब्लू पहली बार नीलामी में बिकने जा रहा है। यह 23.24 कैरेट का चमकदार नीला हीरा है, जिसे मशहूर पेरिस के ज्वेलरी डिजाइनर जार ने एक खूबसूरत अंगूठी में जड़ा है। इसे 14 मई को जिनेवा में क्रिस्टीज नाम की नीलामी कंपनी नीलाम करेगी। इसकी कीमत 300 से 430 करोड़ रुपए के बीच आकी गई है। क्रिस्टीज का कहना है कि इतने खास और शाही हीरे बहुत ही कम बार बिकने के लिए आते हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐतिहासिक गोलकोंडा हीरे नीलाम किए हैं, जिनमें
आर्चड्यूक जोसेफ प्रिंसी विटेल्स बाख हीरे शामिल हैं। नाशपाती के आकार का यह हीरा भारत की राजशाही से जुड़ा हुआ है। यह हीरा इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर के पास था। महाराज यशवंतराव होलकर 1920 से 1930 के दशक में अपनी लग्जरी और इंटरनेशनल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। इस हीरे को यशवंतराव के पिता पेरिस के फेमस ज्वेलरी ब्रांड शॉमेट से इंदौर पियर्स हीरे खरीदे थे। 1933 में महाराजा यशवंतराव ने माबूसेन को अपना आधिकारिक जौहरी नियुक्त किया था। माबूसेन ने उनके गहनों को नए डिजाइन में ढाला और एक लंबा हार बनाया जिसमें गोलकोंडा ब्लू और इंदौर पियर्स दोनों शामिल थे। जिनेवा में नीलाम होगा ये अब भारत का गोलकोंडा शाही विरासत से जुड़ा हुआ हीरा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिल्म द भूतनी की। संजय दत्त की फिल्म द भूतनी की अजय देवगन की रेड 2 से टक्कर होने जा रही है। 1 मई को कौन बाजी मारेगा ये भी देखने वाली बात होगी। संजय दत्त और मौनी राय स्टारर फिल्म द भूतनी की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है और यह फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी जो अब 1 मई को रिलीज होगी। बता दें कि इस दिन अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 भी रिलीज होने वाली है। फिल्म के मेकर्स ने रिलीज के आखिरी समय में रिलीज डेट बदलने का फैसला किया है। अब द भूतनी बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को रिलीज होगी जो सुपरस्टार अजय देवगन की रेड 2 से क्लैश करेगी। नई रिलीज डेट की घोषणा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के पोस्टर के साथ यह मजेदार कैप्शन लिखा है, इंसान मोहब्बत वाली डेट फिक्स कर सकता है, भूतनी के आने की नहीं। वो कब आएगी कैसे आएगी ये सिर्फ वही जानती है। लगा था 18 अप्रैल को आएगी लेकिन अब आ रही है 1 मई को। तैयार रहना द भूतनी। सिनेमाघरों में 1 मई 2025 को ये फिल्म रिलीज होगी। अब 1 मई को ये रिलीज होगी और फिल्म के लेकर लगातार दर्शकों में ट्रेलर को लेकर अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। देखिए संजय दत्त की अगली फिल्म द भूतनी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 18 अप्रैल को ये फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी लेकिन इसकी डेट को पोस्टपोन किया गया और अब ये फिल्म 1 मई को रिलीज होगी जिसकी सीधी टक्कर अजय देवगन स्टारर फिल्म द रेड 2 से होगी। इसको लेकर दर्शकों में भी उत्साह है और इसके ट्रेलर को दोनों ही फिल्मों के जो दर्शक हैं वो लगातार अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। संजय दत्त और मौनी रॉय स्टारर फिल्म द भूतनी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। यह फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी जो अब 1 मई को रिलीज होगी। बता दें कि इस दिन अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 भी रिलीज होने वाली है। फिल्म के मेकर्स ने रिलीज के आखिरी समय में रिलीज डेट बदलने का फैसला किया है। अब द भूतनी बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को रिलीज होगी जो सुपरस्टार अजय देवगन की रेड 2 से क्लैश होने जा रही है। नई रिलीज डेट की घोषणा करते हुए फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के पोस्टर के साथ अनोखे अंदाज में तमाम बातें भी लिखी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेयर बाजार की। 3 दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को सेंसेक्स करीब 1655 यानी कि 2.20% की अंकों की बढ़त के साथ 76,812.88 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। दूसरी ओर निफ्टी करीब 504 अंक यानी कि 2.21% की बढ़त के साथ 23,332 के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह दोनों सूचकांक 2 अप्रैल को अपनी क्लोजिंग के बाद एक बड़ी गिरावट से पार पाने में सफल रहे। बाजार में किन शेयरों में बेहतर चाल नजर आई ये भी जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ को 90 दिन टालने के बाद पूरी दुनिया के बाजार में रिकवरी दिखी। भारतीय बाजार भी इसी तेजी से छूता नहीं है। वैश्विक शेयरों में तेजी के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भी मजबूत उछाल दिखा। घरेलू सूचकांक इस महीने की शुरुआती में जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद हुए नुकसान की भरपाई लगभग कर चुके हैं। मंगलवार को सेंसेक्स 1655 यानी कि आज के दिन करीब 2.20% की बढ़त के साथ 76,812 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। दूसरी ओर निफ्टी 504 अंक यानी कि 2.21% अंकों की बढ़त के साथ 23,332 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। इस तरह सेंसेक्स और निफ्टी 2 अप्रैल की अपनी क्लोजिंग यानी कि 76,617
और निफ्टी यानी कि 23,332 के अंक के स्तर टैरिफ के ऐलान से पहले को पार करने में सफल रहा। इससे पहले सोमवार को भारतीय बाजार आंबेडकर जयंती के मौके पर बंद रहा और आज जब बाजार खुला तो गैप डाउन के साथ खुला और बाजार में ठीक ठाक तेजी भी नजर आई। आगे बढ़ेंगे। बैसाखी के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के शिखर का निर्माण पूरा हो गया है। इसके बाद वैदिक पूजन और मंत्रोच्चार के बीच शिखर पर कलश स्थापना की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश पूजन आरंभ हुआ, जिसके बाद कलश की स्थापना पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इसके बाद परकोटा के 6 देवी देवताओं के मंदिरों में भी कलश स्थापना और ध्वज दंड लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही सप्तऋषि के 7 मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश स्थापित किया गया है। तो देखिए, बैसाखी के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के शिखर का निर्माण पूरा हो गया है। इसके बाद वैदिक पूजन और मंत्रोच्चार के बीच शिखर पर कलश स्थापना भी हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश पूजन आरंभ हुआ, जिसके बाद कलश की स्थापना पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इसके बाद परकोटा के 6 देवी देवताओं के मंदिरों में भी कलश स्थापना और ध्वज दंड लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही सप्तऋषि के 7 मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना भी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एमपी में भीषण गर्मी के प्रकोप की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। 16 अप्रैल से प्रदेश में हीट वेव यानी लू का असर अब शुरू हो जाएगा। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के जिलों में लू चलेगी। इससे पहले मंगलवार को पूर्वी हिस्से के 7 जिले शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में मंगलवार को गर्मी का असर तेज रहेगा। यहां पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। बारिश और आंधी की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। प्रदेश में बीते मौसम बदला बदला हुआ दिखाई दिया है। पाढुरना, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिंगरौली, अनूपपुर, सीधी, सिवनी, रीवा आदि जिलों में बादल छाए रहे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई। दूसरी ओर प्रदेश के बाकी के हिस्सों में गर्मी का असर अच्छा खासा रहा। रतलाम में दिन का तापमान सबसे ज़्यादा 42 डिग्री दर्ज किया गया, तो शाजापुर, धार में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया। खंडवा में 40.5 डिग्री, नर्मदापुरम में 40 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। इसके अलावा उज्जैन सबसे गर्म रहा है, यहाँ पारा 41 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल की बात करें तो 39.5 यानी कि लगभग 40 डिग्री यहाँ तापमान हो गया है। इंदौर में भी लगभग 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुँच गया। ग्वालियर में 38 डिग्री के आसपास तापमान है। जबलपुर में 37 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में अब देखा जाए तो भीषण गर्मी का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बढ़ते तापमान के चलते सावधान रहने के और प्रिकॉशंस लेने के जो निर्देश हैं, जो सावधानियां बरतने के लिए कहा है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने छात्रों को उपाधियां प्रदान की। साथ ही कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। ऋषिकेश का ये एम्स है जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पहुंचकर दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है। उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। उधमसिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है और आज ही मैंने
आदरणीय नड्डा जी से उसके बारे में अनुरोध किया है कि जल्दी उनका भी एक कार्यक्रम वहां पर होगा और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसके काम में और तेजी लाकर जल्दी से जल्दी वो एम्स भी हमारा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी संचालित हो जाएगा, जिसके संचालित होने से उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर मिल जाएगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रमोट करो हेल्थ को, फिर क्योर करो, फिर नहीं कुछ होता है तो पैलिएटिव रखो, रिहैबिलिटेटिव करो। एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी को लेकर के आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले टेन्योर में, इस बात को उसको समझना चाहिए। और इसी का नतीजा है कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स। वी हैव स्टार्टेड नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स। हम उनका एनफोर्स कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले शासन प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस की ओर से चार धाम यात्रा को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सरकार कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, कांग्रेस को सिर्फ सवाल खड़े करने और संदेह व्यक्त करने की आदत हो गई है। कांग्रेस इस पवित्र यात्रा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। बीते 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम में दर्शन किए थे और इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो देहरादून से ये खबर है, जहां 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चार धाम यात्रा पर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस को हर विषय पर एक प्रकार से संदेह व्यक्त करने का एक आदत सी बन गई है। और मैंने पिछली बार भी कहा था, कांग्रेस उत्तराखंड की यात्रा को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है। हर जगह संदेह का रखते रखते आज हम 63 लाख यात्री पिछली बार लगभग हमारी यात्रा में पहुंचा है, जहां हम 55 लाख का आंकड़ा और सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इन ऑल जो हमने पूरी जानकारी प्राप्त की है, आज भी हम लोग बैठे थे, लगभग 60 लाख से ज़्यादा यात्री आया है। लेकिन कांग्रेस संदेह का यात्रियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक हेली सेवा का विषय है, हेली सेवा की बुकिंग पूर्ण हो चुकी है और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। और लेकिन हम ये भी विश्वास दिलाते हैं यात्रियों को, जो यात्री उत्तराखंड आएगा उसको दर्शन करके ही भेजेंगे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार पहुंचकर माता कृष्णा उद्यान का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। भूपतवाला में प्रेम प्रकाश आश्रम ने माता कृष्णा उद्यान बनाया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता और आश्रम से जुड़े देश भर से आए तमाम अनुयायी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि प्रेम प्रकाश आश्रम जनहित के कार्यकर्ता हैं। इस उद्यान और आश्रम से हरिद्वार में पहुंचने वाले तमाम तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को रोकने के लिए अच्छा स्थान मिल सकेगा। स्वामी देवराम जी महाराज की प्रेरणा से और सर्वानंद जी की प्रेरणा से और माता उद्यान का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। निश्चित रूप से चूँकि हरिद्वार में जिस प्रकार से लगातार तीर्थयात्री बढ़ रहे हैं, आने वाले लोग बढ़ रहे हैं, भक्तगण बढ़ रहे हैं, तो ये इस प्रकार का उद्यान, इस प्रकार का घाट और प्रेम प्रकाश आश्रम ये लगातार लोगों के लिए उनकी यात्रा को अच्छा बनाता है। जिन लोगों को स्थान नहीं मिल पाता उनको स्थान देने का काम करता है। जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, भोजन की व्यवस्था करने का काम, तमाम निर्धन कन्याओं के विवाह का काम, चिकित्सा के कार्य, अनेक कार्य करते हैं। मैं उनको सबको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि एक नवीन कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से काम इसी प्रकार से बढ़ता रहे। गुरु महाराज की सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।